नमस्कार दोस्तों, रामबाण एकेडमी के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। भाइयों, हमने पिछली 2 क्लास लगातार पॉलिटिकल साइंस से ली, तो जीके में ही आज हम करंट अफेयर्स का टॉपिक उठा रहे हैं। देखिए, जो हम करंट अफेयर्स उठा रहे हैं वो जनवरी 2020 से उठा रहे हैं हमने। तो हम जनवरी 2020 की एक वीडियो डाल चुके हैं, उसके बाद हमने बीच में मई, जून और जुलाई की भी डाल चुके हैं वीडियो। आज हम फरवरी की डाल रहे हैं, फिर अगस्त की आ जाएगी और मार्च और अप्रैल जो बीच में रहेगा उसको भी हम कंप्लीट करा देंगे। यानी जनवरी से लेकर इस पूरे वर्ष की आपके सामने करंट अफेयर्स होगी भाई। ठीक है, जो वर्तमान में चल रही हैं, जैसे अगस्त है या सितंबर आएगा या जुलाई है, इन सभी में एक महीने की 2 वीडियो लेकर चल रहे हैं हम, और जो पुराना है उसमें 1 महीने में 1 वीडियो काफ़ी है भाई। ठीक है, तो आज जो हम डाल रहे हैं वो फरवरी 2020 में करंट अफेयर्स से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनके बारे में डाल रहे हैं भाई। एक बात और, हम अभी करंट अफेयर्स में कुछ चीज़ों को, सभी में, जनवरी से लेकर अगस्त तक की बात करें, जुलाई तक की बात करें, सभी में कुछ चीज़ों को छोड़कर चल रहे हैं। अभी हम थोड़े बहुत उनमें शामिल कर रहे हैं, जैसे कोई बहुत पुरस्कार मिल रहे हैं तो पुरस्कारों को हम थोड़ा बहुत शामिल कर रहे हैं, कुछ को छोड़ रहे हैं। जो हमारे सूचकांक होते हैं, इंडेक्सेस होते हैं, तो वो इंडेक्स को भी हम छोड़ रहे हैं कि भैया इसमें इस सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है, इस सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है। ये सारी जो लिस्ट तैयार होती है वो अलग वीडियो बनाई जाएगी, सूचकांक की अलग, पुरस्कारों की अलग। वो तभी फायदा होता है जब आप एग्जाम देने जाते हैं, उससे 1 महीने पहले ही होना चाहिए वो। ठीक है, तो वो उस समय बनाई जाएगी। तो ये, इसका मतलब ये है कि मैं जनवरी फरवरी की बता रहा हूँ, तो उसमें जो छूट गया है तो आप ये ना सोचिए कि वो क्यों छूट गया है, वो मैंने जानबूझकर छोड़ा है, उसको शामिल किया जाएगा नई वीडियो में। ठीक है भैया, जिससे कि आपको सहूलियत रहे याद करने में, इस लिहाज से हम लेकर चल रहे हैं। तो आज शुरू करते हैं फरवरी 2020 करंट अफेयर्स। पहला देखिए भाई, ये कह रहे हैं अमेरिका की क्रिस्टीन कोच अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय बिताने वाली महिला बनी है। महिलाओं में क्रिस्टीन कोच है जो अमेरिका की हैं और अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय बिताने वाली महिला बनी है। ये जो अंतरिक्ष स्टेशन होता है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, ISS बोलते हैं जिसको, तो उस पर इन्होंने सबसे ज्यादा लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है महिलाओं में, पुरुषों में नहीं। पुरुष इनसे ज्यादा रह चुके हैं भाई। ठीक है, अब देखिए दूसरा, देखिए इस नाम को देखिए और इस नाम को देखिए। ये क्रिस्टीन कोच है, ये क्रिस्टीन सिंक्लेयर है। क्रिस्टीन कोच अमेरिका की है, अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय बिताने वाली, और क्रिस्टीन सिंक्लेयर कनाडा की फुटबॉलर है। इन्होंने सबसे ज्यादा 185 गोल करने का रिकॉर्ड बनाया महिलाओं में। याद रखना, ये भी महिलाओं में, पुरुषों में जो है, अगर पुरुषों की बात करें तो वैसे पुरुष इनसे कम है। ठीक है, महिला पुरुष सभी में हो गया है। तो इनके नाम सबसे ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड का, फुटबॉल में 185 गोल करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है इनके नाम। किसके? क्रिस्टीन सिंक्लेयर के। फरवरी में ही इन्होंने इस चीज को अंजाम दिया। ओके, तो क्रिस्टीन कोच अंतरिक्ष यात्री, क्रिस्टीन सिंक्लेयर महिला फुटबॉल खिलाड़ी। दोनों क्लियर हो गए भैया? ओके, आप नोट कर लेंगे, ऐसे भी नोट कर सकते हैं। एक बात और कहना चाहूँगा भाई, बहुत सारे भाइयों की आप में से कमेंट्स आ रहे हैं कि भैया PDF उपलब्ध कराओ। हम जानबूझकर PDF उपलब्ध नहीं कराते भाई, क्योंकि PDF अगर हम उपलब्ध कराते तो आप कमज़ोर होते हैं। आप तभी अच्छे परफॉर्मेंस दे पाएंगे जबकि आप इनको खुद, मैंने पहले ही कहा था कि जो करंट अफेयर्स है उसका लिए एक अलग रजिस्टर बना लीजिए, और जो भी हम यहाँ पर लिख रहे हैं उसको अपने हाथों से लिखिए। इसका स्क्रीनशॉट भी मत लीजिए, स्क्रीनशॉट चलते हुए में ले सकते, बाद में रजिस्टर में जरूर लिखिए भाई, तभी आप करंट अफेयर्स को कवर कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए हम जानबूझकर PDFs को अवॉइड कर रहे हैं। तो अमेरिका की क्रिस्टीन कोच अंतरिक्ष यात्री और कनाडा की फुटबॉलर है क्रिस्टीन सिंक्लेयर। दोनों नाम मिलते जुलते हैं, एक कोच है, एक सिंक्लेयर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक है डैन डेविड पुरस्कार गीता सेन को, भारतीय महिला है गीता सेन, इन्हें मिला डैन डेविड पुरस्कार। पहली बात ध्यान से सुनना, ये जो डैन डेविड पुरस्कार है 6 व्यक्तियों को मिला है। डैन डेविड पुरस्कार 3 श्रेणियों में मिलता है, एक भूतकाल, एक वर्तमान काल, एक भविष्यकाल। भूतकाल में 2 को मिला, भविष्यकाल के लिए 2 के लिए को मिला, वर्तमान काल के लिए 2 को मिला। तो जो वर्तमान वाली है, यानी प्रेजेंट वाली श्रेणी है, कैटेगरी है, उसमें एक नाम भारतीय का भी है जिनका नाम गीता सेन है। ठीक है, तो और को भूल जाइए, बस ये याद रखिए कि भारतीय कौन है, गीता सेन है। और को जरूरी नहीं है आपको याद करना। मैंने क्या कहा, 3 पुरस्कार हो, 3 कैटेगरी में देते हैं, पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में। दूसरा, इन्होंने महिला अधिकारों के क्षेत्र में कार्य किया है, यानी महिलाओं के लिए
एक संगठन कार्य कर रहा है जिसमें ये जुड़ी हुई हैं, तो उस क्षेत्र में काम करने के लिए इन्हें डैन डेविड पुरस्कार मिला भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम इन दोनों को अलग अलग देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने ऐसी चीज़ों को मैं इकट्ठा ही कर रहा हूँ जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली कमर्शियल LNG बस कोची में शुरू की गई। कमर्शियल जानते हैं, एक तो निजी होती है, कमर्शियल होती है, जो कि मतलब ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं। तो भारत की पहली कमर्शियल LNG बस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, एक LPG होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LNG होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ये कोची में शुरू की गई है भाई, और इसको विकसित किया है पेट्रोनेट ने। ठीक है, दो महत्वपूर्ण याद रखना, भारत की पहली कमर्शियल बस कहाँ है? कोची में, और विकसित किसने किया है? पेट्रोनेट। कोची कहाँ पड़ता भैया? केरल में। ठीक है, कोची केरल में भारत की पहली कमर्शियल LNG बस शुरू हुई है। तो पूछा जा सकता है भारत की पहली कमर्शियल LNG बस किस राज्य में शुरू हुई? केरल में। कहाँ शुरू हुई? कोची में। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। फरवरी की ही बात करें तो फरवरी में दिल्ली विधानसभा चुनाव चर्चा में रहे, फरवरी 2020 में। तो फरवरी 2020 में जो दिल्ली विधानसभा चुनाव होते हैं उनमें आम आदमी पार्टी की 62 सीट थी और बीजेपी की 8 सीट थी। भैया नोट कर लेना, आम आदमी पार्टी की 62 सीट, बीजेपी की 8 सीट। अरविंद केजरीवाल लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। वो आपको भी मालूम होगा कि जो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे वो कुछ समय के लिए रहे थे, लगभग 50 दिन, फिर पूरा कार्यकाल किया और फिर तीसरी बार बने। तो याद रखना, अरविंद केजरीवाल लगातार 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री, लगातार तीसरी बार शपथ ली उन्होंने। ठीक है, दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपकी 62 और बीजेपी की 8, नोट कर लेना 3 बार वाला भी। आगे चलते हैं। मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति होस्नी मुबारक का हाल ही में निधन हुआ है। मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति थे होस्नी मुबारक, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, और ये 1981 से 2011 तक मिस्र के राष्ट्रपति रहे थे। बहुत लंबा कार्यकाल है, देख लेना। 1981 से 2011 तक मिस्र के राष्ट्रपति रहे, 30 वर्ष तक राष्ट्रपति रहते हैं भाई। ये कौन भैया? होस्नी मुबारक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहाँ के थे? मिस्र के। पूछा जा सकता है होस्नी मुबारक किस देश से थे? मिस्र के थे। आगे बढ़ते हैं भाई। सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर एशिया पैसिफिक शक्तिकांत दास को चुना गया। देखिए, सेंट्रल बैंक कौन सा होता है? जैसे भारत का रिजर्व बैंक है, ऐसे सभी देशों के रिजर्व बैंक मतलब बैंक होते हैं, सेंट्रल बैंक होते हैं, केंद्रीय बैंक बोलते हैं जिनको। तो उन बैंकों के, सभी देशों के बैंकों के जो केंद्रीय बैंक है उनके कोई ना कोई अध्यक्ष होते हैं। उनमें सर्वश्रेष्ठ किसको चुना गया? भारत के शक्तिकांत दास को, जो RBI के गवर्नर है। ठीक है, तो सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर एशिया पैसिफिक, एशिया प्रशांत क्षेत्र में सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? किसको भैया? शक्तिकांत दास को। एशिया पैसिफिक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। ऋषि सुनक ब्रिटेन के वित्त मंत्री बनाए गए फरवरी में ही। भारतीय मूल के ऋषि सुनक हैं, ब्रिटेन के वित्त मंत्री बनाए गए हैं। ठीक है भाई, और ये जो हैं N नारायण मूर्ति के दामाद हैं, जो इन्फोसिस के N नारायण मूर्ति हैं उनके दामाद हैं ऋषि सुनक जी, और वो ब्रिटेन में वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, बहुत बड़ी पोस्ट हो गई है भाई, वो उस लेवल तक पहुंच चुके हैं भाई। ये आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है, अगला जो सवाल है। देखिए, सवाल तो हम जो भी चुन रहे हैं करंट अफेयर्स में वो अच्छे ही चुन रहे हैं, एक भी मिस करने लायक नहीं चुनेंगे हम। ठीक है, आपको मिस तो एक भी नहीं करना, लेकिन इस पर ध्यान देना, क्योंकि अगर ध्यान नहीं देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। देखिए, एक शब्द लिख रखा हमने, एथनोलॉग। अभी तक आप पढ़ते आए हैं कि विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हम कहते हैं चीनी मंडारिन। ठीक है, लेकिन अभी एथनोलॉग नामक एक संस्था ने आंकड़े जो जारी किए, एथनोलॉग ने जो आंकड़े जारी किए हैं, उसके अनुसार सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? इंग्लिश है, दूसरा नंबर मंडारिन है और तीसरा नंबर हिंदी है। ठीक है, वर्ल्ड में, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? इंग्लिश, मंडारिन और हिंदी। किसके अनुसार? एथनोलॉग के अनुसार है भाई। ठीक है, समझ में आ गया। और एक बात और है, इसमें अगर भारत के मामले में कहें तो हिंदी फर्स्ट हो गई है, सेकंड बंगाली भाषा है, क्योंकि वर्ल्ड में उसका नंबर 7वां है बंगाली भाषा का। तो बंगाली भाषा भी बहुत सारे लोगों द्वारा बोली जाती है। याद रखना, कौन सी संस्था ने आंकड़े जारी किए? एथनोलॉग ने। आगे चलते हैं भाई। डिजिटल लेन देन में सबसे आगे कौन सा शहर रहा? बेंगलुरु। अभी सरकार की तरफ से भी डिजिटल लेन देन को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, कि भैया आप जो है कैशलेस पेमेंट कीजिए,
कैश को कम यूज कीजिए। तो इस मामले में सबसे आगे कौन सा रहा? बेंगलुरु रहा भैया। डिजिटल लेन देन में सबसे आगे रहने वाला शहर है बेंगलुरु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु ने कावेरी डेल्टा को सुरक्षित कृषि क्षेत्र घोषित किया है। तमिलनाडु ने कावेरी डेल्टा को सुरक्षित कृषि क्षेत्र घोषित किया है। इसका मतलब क्या है भाई? देखिए, कावेरी डेल्टा के पास का जो एरिया है उसको क्या कह दिया कि ये कृषि के लिए सुरक्षित हो गया है। यहाँ पर सिर्फ कृषि संबंधित गतिविधियाँ की जा सकती हैं, इनसे अलग नहीं की जाएंगी। यानी आप यहाँ पर मतलब प्लांट वगैरह, फैक्ट्री वगैरह नहीं लगा सकते। ठीक है, किसने किया? तमिलनाडु ने कावेरी डेल्टा क्षेत्र को सुरक्षित कृषि क्षेत्र घोषित कर दिया है। पर्यावरण से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट है, याद रखना भैया। ठीक है, कर्नाटक के मंड्या में, कर्नाटक में जगह है मंड्या में 14,000 टन लिथियम पाया गया है। 14,100 के करीब है, 14,000 टन लिथियम पाया गया है। बहुत बड़ा भंडार है 14,000 टन का। लेकिन याद रखना भाई, 14,000 टन हमारे लिहाज से बहुत बड़ा है, वर्ल्ड लेवल पर बहुत कम है ये। ठीक है, लिथियम जानते हैं, जिसमें पहले मोबाइल की बैटरी लिथियम आयन की बनती है, लिखा होता था ना मोबाइल की बैटरियों में लिथियम आयन, LiION। ठीक है, लिथियम आयन की जो बैटरी बनती है मोबाइल की, तो वो लिथियम जो है मोबाइल बैटरी में बनाने में प्रयोग होता है। भारत को आयात पर ही डिपेंड होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा आयात करता है भारत लिथियम का। ऐसे में 14,000 टन लिथियम मिला है इंडिया को। कहाँ पर? मांड्या, कर्नाटक में। दूसरा, अगर हम लिथियम के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा लिथियम उत्पादन जो होता है वो चिली देश में होता है। दूसरा नंबर ऑस्ट्रेलिया का है। सबसे ज़्यादा लिथियम का उत्पादन करने वाला देश है चिली, सैंटियागो राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया सेकंड नंबर पर है भाई, इसको जानते ही हैं भाई। क्लियर हो गया भाई? ओके, तो अगले पेज पर चलते हैं भाई। वधावन बंदरगाह महाराष्ट्र में है, नोट कर लेना। अभी इसको विकसित किया जा रहा है, सरकार जो है इसको विकसित करने लग रही है, चर्चा में है। नया बंदरगाह है तो पूछा जा सकता है कि वधावन बंदरगाह किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, दूसरा, राष्ट्रीय जल सम्मेलन मध्य प्रदेश में हुआ। सिंपल लिखना, इसमें तो कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। राष्ट्रीय जल सम्मेलन कहाँ पर हुआ? मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया राष्ट्रीय जल सम्मेलन। एक ये भी सीधा, डॉक्टर NS धर्मशक्तु को कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार दिया गया। कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार किसको दिया गया? डॉक्टर NS धर्मशक्तु को। कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार डॉक्टर NS धर्मशक्तु को दिया गया भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ जी, वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स 2019 में भारत का 35वां स्थान है। ये गलत हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक है, 35वां स्थान है। ठीक है, मैंने पहले बताया कि इंडेक्स वगैरह मैं बहुत कम लिखवा रहा हूँ। ये तभी फायदा है जब आप सभी को लिखें, लेकिन जो मैं लिखवा रहा हूँ उसमें कुछ ना कुछ थोड़ी बातें होंगी, तो इसलिए उसको भी थोड़ा सा बताकर चलते हैं हम। तो देखिए, वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर मतलब जो फ्यूचर की एजुकेशन है, भविष्य की जो शिक्षा है, उसके मामले में ऐसे इंडेक्स में 2019 के मामले में भारत का स्थान कौन सा रहा? 35वां रहा। इसमें भारत ने 5 अंक का सुधार किया, 5 स्थानों का सुधार किया है। यानी कि 2018 में भारत का स्थान था 40वां, अब 35वां हो गया। बड़ी जंप मानी जाती है भाई ये, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन गया भैया। क्योंकि एक नंबर पड़ता है, 2 पड़ता चल जाता है, लेकिन एकदम से 5 नंबर सुधर गया, 5 रैंक सुधार करना बहुत बड़ी बात होती है एक वर्ष के अंदर। तो भारत का कौन सा स्थान है? 35वां है। पिछली बार कौन सा था? 40वां था भाई। कौन से में? वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स में। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, ASCI यानी एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने कंपनियों के एडवर्टाइजिंग के लिए नए नियम घोषित किए हैं। देखिए भाई, जो कंपनियां होती हैं, हम जब टीवी वगैरह में ऐड देखते हैं तो कंपनी कुछ भी कह देती है, भारत की नंबर 1 कंपनी, हर कोई भारत अपने आप को नंबर 1 बोलते हैं। लेकिन जो वो दावा कर रहे हैं कंपनियां एडवर्टाइजिंग में, उन दावों में कितनी हकीकत होती है ये सभी जानते हैं। लेकिन अब सरकार ने ऐसा नियम बना दिया है कि अगर कोई कंपनी दावा कर रही है तो उसको उस पर खरा उतरना पड़ेगा, वरना उसके खिलाफ लीगल एक्शन किया जाएगा। तो अब ये क्या है? एक संस्था है ASCI, इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म लिख लेना, चर्चा में आ गई है इस साल। पिछले साल कोई नहीं पूछता, इस वर्ष ये चर्चा में आ गई है, तो इसलिए लिख लेना ASCI यानी एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। अब
एडवर्टाइजिंग समझ में आ गया, पता चल रहा क्या है। तो ये जो है वो संस्था है जो कि कंपनियों द्वारा जो विज्ञापन किए जा रहे हैं, एडवर्टाइजिंग की जा रही है, उन पर निगरानी रखेगी। कंपनियों के विज्ञापनों पर नियंत्रण या निगरानी रखने का काम ASCI करेगी भाई, ठीक है। अब पहला सवाल यही बनता है कि कंपनियों के विज्ञापन पर निगरानी करने वाली संस्था का नाम क्या है? ASCI। दूसरा सवाल बनता है ASCI की फुल फॉर्म क्या है? एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखिए उदाहरण बताते हैं हम। इन्होंने क्या कहा कि अगर कोई कंपनी लिख रही है एडवर्टाइज में या विज्ञापन में बोल रही है कि भारत की नंबर 1 कंपनी, तो उसे यह बताना पड़ेगा कि नंबर 1 जो उसको घोषित किया गया है किस सर्वे के आधार पर किया गया है, किस संस्था ने उसको नंबर 1 घोषित किया है, ठीक है। जैसे मान लिया कोई बीमा की कंपनी है, ठीक है, मान लिया बीमा की कंपनी है बजाज अलायंस, ठीक है, बजाज अलायंस बीमा की कंपनी है। अब ये कह रही है भारत की नंबर 1 बीमा कंपनी, तो ये कह रहे हैं कि क्या आपको इरडा ने नंबर 1 घोषित किया है, ठीक है, या किसी और संस्था ने घोषित किया है, तभी आप नंबर 1 का टैग लगा सकते हो। ऐसे नहीं कि कोई भी नंबर 1 बनकर बैठ जाए, अपने मन में तो सभी नंबर 1 होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इन चीजों पर जो एडवर्टाइजिंग में या विज्ञापन में कहा गया है उसमें सच्चाई होनी जरूरी है, अब वरना उसके खिलाफ लीगल एक्शन किया जाएगा। और इसके नियंत्रण कौन करेगी? ASCI करेगी कि कितना वो है, कितनी कंपनियां उस काम को सही कर रही हैं। एक बात और, इसमें अब जो एडवर्टाइजिंग में के दौरान जो मतलब शख्सियत यानी जो मशहूर हस्ती इसमें हिस्सा लेगी उसको भी इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शिकंजा कानून का उस पर भी कर सकता है भैया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट, अभी देखिए राम मंदिर चर्चा में रहा, तो राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष है नृत्य गोपाल दास। अभी कोरोना के कारण भी चर्चा में रहे, लेकिन हम बात फरवरी की कर रहे हैं। तो राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास जी है, ठीक है, नोट कर लेना, इंपोर्टेंट है ये। दूसरा, 12 वर्षीय काम्या कार्तिकेयन कौन है? पर्वतारोही है। अब ये जो थी, अभी आपको याद रखना है कि 12 वर्ष की काम्या कार्तिकेयन है, पर्वतारोही है, माउंट क्लाइंबर बोलते हैं जिनको, ठीक है, माउंटेन क्लाइंबर बोलते हैं, माउंटेनियर बोलते हैं जिनको, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है कि इन्होंने जो वर्ल्ड की 7 पर्वत चोटियाँ होती हैं ऊंची ऊंची, तो उन पर चढ़ने की शुरुआत कर दी है। देखिए 7 महाद्वीप की अलग अलग चोटियाँ हैं सबसे ऊंची, तो उन पर जब भी कोई चढ़ते हैं उन चोटियों पर, ऊंचियों पर, तो फिर जो ना उनका नाम इंटरनेशनल लेवल पर शुरू हो जाता है, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये 7 चोटियों पर चढ़ चुकी हैं, लेकिन इन्होंने शुरुआत कर दी है। तो 12 वर्ष की है काम्या कार्तिकेयन, पर्वतारोही है भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उड़ान योजना के तहत पहली हेलीकॉप्टर सेवा उत्तराखंड में शुरू की गई। उड़ान योजना क्या है? इसकी फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान योजना का मतलब है उड़े देश का आम नागरिक, यानी कि हमारी सरकार कह रही है कि हमें जो हवाई जहाज यात्रा है उसको इतना सुगम और इतना मतलब सस्ता बना देना है कि आम आदमी भी उसमें हवाई जहाज में यात्रा कर सके। ऐसी सहूलियत शुरू करने वाली है। तो उसी योजना के तहत हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है उत्तराखंड में। बाकी एरोप्लेन सेवा तो चली रही थी, हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है कहाँ भाई? पहली हेलीकॉप्टर सेवा उत्तराखंड में शुरू हुई है उड़ान योजना के तहत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाइयों। हाँ जी, ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ भाई, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन हमें बस जो महत्वपूर्ण है उन पर ध्यान जरूर देना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ICC अंडर 19 यानी 19 वर्ष से कम के जो होते हैं उनका जो वर्ल्ड कप हुआ ICC का, उसकी बात करते हैं हम। तो ये इसका आयोजन स्थल था दक्षिण अफ्रीका, पहले इसको लिखेंगे आप। कहाँ पर आयोजन हुआ? दक्षिण अफ्रीका में ये आयोजित हुआ। इसमें विजेता बांग्लादेश था और उपविजेता भारत था। फाइनल में भारत हार गया था, बांग्लादेश जीत गया था डकवर्थ लुईस नियम के तहत। DL नियम याद है ना? डकवर्थ लुईस नियम के तहत कौन जीता था? बांग्लादेश जीत गया था, भारत हार गया था इस मामले में, ठीक है भैया। अच्छा जी, इस आयोजन स्थल दक्षिण अफ्रीका। अब इसमें एक और देखिए, भारतीय टीम के कप्तान प्रियम गर्ग, जो भारतीय टीम के कप्तान थे वो प्रियम गर्ग थे। और इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया भारत के यशस्वी जायसवाल को। मतलब भारत हार गया फाइनल में, लेकिन पूरी सीरीज का
प्लेयर ऑफ द सीरीज यानी कि पूरी सीरीज में सबसे अच्छा खिलाड़ी किसे चुना गया? यशस्वी जायसवाल को चुना गया। अली अकबर जो थे बांग्लादेश के कप्तान थे, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये चारों पॉइंट तो बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे कैसे? आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ। विजेता बांग्लादेश, उपविजेता भारत। विजेता बांग्लादेश, उपविजेता भारत। भारत की टीम के कप्तान प्रियम गर्ग और यशस्वी जायसवाल प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप। अब देखिए, कुछ फरवरी की बात कर रहे हैं तो 3 महत्वपूर्ण दिवस ले लेते हैं। 11 फरवरी को यूनानी दिवस मनाया जाता है। यूनानी चिकित्सा दिवस भी बोल सकते हो आप, यूनानी दिवस भी बोल सकते हो। और ये हकीम अजमल खां हुए थे। यूनानी चिकित्सा में बहुत बड़ा योगदान था इनका, हकीम अजमल खां का। इनके याद में मनाया जाता है। ठीक है, तो 11 फरवरी को यूनानी दिवस। देखिए, फरवरी में बहुत सारे दिन है भाई, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण दिन भी हैं, लेकिन थोड़ा सा हम उनमें से अलग को थोड़ा बता रहे हैं भाई। ठीक, ये नहीं कि फरवरी में सिर्फ यही महत्वपूर्ण है, और भी हैं अभी, क्योंकि हम दिवस पर नहीं जा रहे ना। 11 फरवरी यूनानी चिकित्सा दिवस, हकीम अजमल खां से जुड़ा हुआ है, याद रखिए। 27 फरवरी को पहला प्रोटीन दिवस मनाया गया। याद रखना, पहला प्रोटीन दिवस, यानी इसी वर्ष 2020 में ही प्रोटीन दिवस की शुरुआत हुई है। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। 2019 में नहीं मनाता था, 18 में नहीं मनाया गया, 2020 में मनाया गया 27 फरवरी को पहला प्रोटीन दिवस। ठीक है, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है भैया? सोयाबीन। बहुत अच्छे। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, और इसकी जो थीम थी वुमेन इन साइंस। इस बार के राष्ट्रीय विज्ञान की थीम थी वुमेन इन साइंस। ठीक है, ओके। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसकी याद में मनाते हैं? बोलिए भाइयों। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सीवी रमन की याद में। आगे बढ़ते हैं भाई। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। अमेरिका और चीन, इसके बारे में समझ लीजिए। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार अमेरिका, चीन। देखिए, अब भारत बहुत सारे देशों से व्यापार करता है, आयात भी कर रहा है, निर्यात भी कर रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों कर रहा है, बहुत सारे देशों से। अब ये इसका टोटल, मान लिया किसी के साथ 100 रुपये का व्यापार किया, किसी के साथ 115 का व्यापार किया, किसी के साथ 150 का व्यापार किया। सबसे ज़्यादा व्यापार आना जाना, मतलब टोटल मिलाकर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को मिलाकर सबसे ज़्यादा जो व्यापार कर रहा है वो अमेरिका के साथ कर रहा है पिछले 2 वर्ष से। याद रखना, 2 वर्ष की बात कर रहा हूँ मैं, 3 की नहीं कर रहा। उससे पहले चीन प्रथम ऊपर हुआ करता था, लेकिन 2018-19 और 2019-20 में हमारा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है अमेरिका। ठीक है, ओके। देखिए, अब पहले हुआ करता था चीन, 17-18 तक चीन था, 15-16, 16-17, 17-18 चीन था। मतलब ये पिछले 6-7 साल से चीन चला रहा था। अब पिछले 2 वर्ष से अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार हो गया है। क्लियर है? सेकंड नंबर पर चीन आ गया है। दूसरी चीज़, केवल यही नहीं, देखिए, लगभग 88 अरब डॉलर का व्यापार इंडिया और अमेरिका के बीच होता है। चीन से जो हम व्यापार करते थे, तो आप जानते हो कि व्यापार संतुलन हमारा प्रतिकूल था चीन के खिलाफ, यानी हम चीन से आयात ज़्यादा करते थे, निर्यात कम करते थे। लेकिन अमेरिका से हम निर्यात ज़्यादा करते हैं, आयात कम करते हैं। ये अनुकूल व्यापार है हमारा, इसको हम घटाते जा रहे हैं और इसको बढ़ाते जा रहे हैं। और याद रखना, ये अनुकूल है। अनुकूल समझते हो ना, जिसमें हमें पैसा ज़्यादा मिलेगा, खर्च कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम जब सामान कम खरीदेंगे, सामान बेचेंगे ज़्यादा, तो पैसा हमारे पास ज़्यादा आएगा। तो अमेरिका के लिहाज से भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल है। व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन जो होते हैं वो अनुकूल है अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका और भारत के में। चीन में प्रतिकूल था, तो चीन वाले को अब हम कम करते जा रहे हैं और अमेरिका वाले को हम बढ़ाते जा रहे हैं पिछले 2 वर्ष में। बहुत बड़ी उपलब्धि है भाई, ये याद रखना। ठीक है, इसके बाद देखिए, राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप और राष्ट्रीय बिलियर्ड्स चैंपियनशिप। बिलियर्ड्स स्नूकर ये जो होते हैं भैया, एक ही माने जाते हैं। इन्हें क्यू गेम्स बोलते हैं, क्यू स्पोर्ट्स, क्यू गेम्स या पूल गेम्स। ठीक है, क्यू या पूल, इसमें 3 तरह के होते हैं सर। एक पूल होता है, एक बिलियर्ड्स होता है, एक स्नूकर होता है। लगभग तीनों एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं, लगभग एक से होते हैं, लेकिन टेक्निकल रूप से थोड़ा अंतर होता है, इसलिए नाम अलग होता है।
जो बिलियर्ड्स खेलता है वो स्नूकर भी खेलता है, स्नूकर वाला बिलियर्ड्स भी खेलता है, तो इसीलिए कंफ्यूजन ना हो इसलिए बताया हमने। राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप जीती है आदित्य मेहता ने, पंकज आडवाणी को हराया। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पंकज आडवाणी भारत के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं बिलियर्ड्स और स्नूकर के, ठीक है। तो पंकज आडवाणी को आदित्य मेहता ने हराया है राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप में। और राष्ट्रीय बिलियर्ड्स चैंपियनशिप पंकज आडवाणी ने जीती है, सौरव कोठारी को हराया है। मतलब पंकज आडवाणी इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि दोनों को यही जीतते हैं, काफ़ी अच्छे लेवल पर हैं ये, ठीक है। लेकिन इस बार पंकज आडवाणी ने बिलियर्ड्स चैंपियनशिप तो जीत ली सौरव कोठारी को हराकर, लेकिन आदित्य मेहता ने उनको फाइनल में हरा दिया। किसमें? स्नूकर में। समझ में आ गया भैया? स्नूकर में आदित्य मेहता चैंपियन है और बिलियर्ड्स में पंकज आडवाणी, और स्नूकर में पंकज आडवाणी रनर अप है, फर्स्ट रनर अप बोल सकते हैं या उपविजेता है। आगे बढ़ते हैं भाई। डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा की 24, 25, 26 फरवरी के आसपास जो की थी उन्होंने, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा पर गए। इस दौरान वो कहाँ पर गए? अहमदाबाद गए, आगरा गए, दिल्ली के हैदराबाद हाउस में भी उनका काफ़ी बड़ा प्रोग्राम था। तो बहुत सारे काम हुए, लेकिन उनका मेन कार्यक्रम जो था अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में था। डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत के लिए अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नाम था नमस्ते ट्रंप, ठीक है। बहुत बड़े चर्चा में था उस समय, तो ये सभी को मालूम भी होगा कि ठीक है, लेकिन हमारा काम है भैया बताना एक बार से। तो डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत के लिए अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जब ये आयोजन किया गया तो उस समय तक मोटेरा स्टेडियम मतलब चालू नहीं हुआ था, उस पर निर्माणाधीन है, अभी ये नया बन रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी ओपनिंग नहीं हुई थी तब तक, ठीक है। दूसरी बात, ये भारत आने वाले 7वें अमेरिकी राष्ट्रपति है। डोनाल्ड ट्रंप से पहले 6 राष्ट्रपति और आ चुके हैं, ये 7वें थे। और भारत आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डी आइजनहावर 1959 में आए थे, ठीक है। 1959 में डी आइजनहावर आए थे, पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे जो भारत आए। और 7वें अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है भैया। भारत आने वाले, भारत की स्वतंत्रता के बाद 7 अमेरिका के राष्ट्रपति भारत यात्रा कर चुके हैं अब तक, ठीक। कहाँ पर हुआ? अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम। और मोटेरा स्टेडियम वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, लगभग 1.25 लाख दर्शक इसमें बैठ सकते हैं, मालूम होगा ये तो, ठीक है। और दूसरा नंबर अमेरिका का, सॉरी ऑस्ट्रेलिया का हो गया, तीसरा नंबर इंडिया में जयपुर, ठीक। आगे बढ़ते हैं भाई। मोटेरा स्टेडियम पहला ग्रीन क्रिकेट स्टेडियम, ये बाद में दर्जा मिला, याद रखना, ध्यान रखना भाई। ये जो स्टेडियम ग्रीन क्रिकेट स्टेडियम, भारत का पहला ग्रीन क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? मोटेरा स्टेडियम। ये इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन क्योंकि एक ही साथ है तो मैंने यहां पर लिख दिया है। तो भारत में पहला ग्रीन क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? मोटेरा स्टेडियम, अहमदाबाद। और इसका नाम क्या? सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम भी कह सकते हो आप, सरदार पटेल के नाम पर है, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया? ओके भाई, याद रखना मैंने कहा कि इसका और इसका आपस में कोई लेना देना, अलग टाइम का है ये, लेकिन क्लियर करने के लिए मैंने एक साथ यूज किया इसको। देखिए, अभी महाराष्ट्र ने थाई मांगुर मछली पर प्रतिबंध लगाया। देश में इस पर थाई मांगुर मछली पर प्रतिबंध है, लेकिन महाराष्ट्र ने अब इस कानून को थोड़ा सख्त किया है। देखिए, थाई मांगुर मछली जो होती है ये काफ़ी बड़ी होती है। जो मछुआरे हैं इसको पसंद बहुत करते हैं, क्योंकि उन्हें जल्दी मिल जाती है ये, और क्या बोलते हैं, ठीक कमाई हो जाती है उन्हें। इसकी जो लंबाई होती है 3 से 4 फीट लंबी हो जाती है, तो अच्छी बिक्री, अच्छी कमाई का साधन है। और दूसरी ये है कि ये प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रह सकती है। पानी में अगर पानी बहुत ज़्यादा कीचड़नुमा हो गया तब भी, खाली कीचड़ रह गया उसमें भी जीवित रह सकती है। तो इसकी जो संख्या है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है। लेकिन फिर इस पर प्रतिबंध लगने का कारण ये है कि इसकी वजह से जो दूसरे जीव हैं, जलीय जीव हैं, वो नष्ट हो रहे हैं। थाई मांगुर मछली की वजह से दूसरे जलीय जीव प्रभावित हो रहे हैं, तो इसीलिए इस पर प्रतिबंध लगाया गया कि भैया इसका पालन पोषण मत करो, दूसरे जलीय जीवों को हानि पहुंच रही है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को। इंटरनेशनल लेवल पर है, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, भारतीय सेना ने गन शॉट लोकेटर पार्थ
और बुलेट प्रूफ हेलमेट बनाई है सर। तो भारतीय सेना ने, याद रखना, भारतीय सेना ने 2 चीज़ें बनाई है अभी। एक तो गन शॉट लोकेटर बनाया जिसका नाम है पार्थ, और एक बनाई है बुलेट प्रूफ हेलमेट। किसने? भारतीय सेना ने बनाई है। और ये जो बुलेट प्रूफ हेलमेट बनाई है ये मेजर अनूप मिश्रा ने बनाई है। बुलेट प्रूफ हेलमेट किसने बनाई है? मेजर अनूप मिश्रा ने बनाई है। ठीक है, भारतीय सेना की है। तो भारतीय सेना ने इन दोनों चीज़ों का आविष्कार किया। पहले बात करते हैं गन शॉट लोकेटर क्या होता है। देखिए, जब युद्ध की स्थिति होती है, कहीं पर आतंकवादी हमला वगैरह होता है, तो क्या होता है कि पता नहीं चलती है। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर हमारे सैनिक हैं और उन पर गोलियाँ की बौछार होनी शुरू हो गई, तो कई बार पता नहीं चलता कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है जिससे कि वो अपना बचाव कर सके, कि किधर की तरफ से कहाँ से गोली चलाई जा रही है। तो गन शॉट लोकेटर जो होता है एक ऐसी डिवाइस होती है जो बता देता है कि वहाँ से गोली आई है, उस पर्टिकुलर जगह से गोली आई है। तो उससे हमारे जो सैनिक है वो अपनी उसी हिसाब से पोजीशन ले लेते हैं। ठीक है ना। सपोज कीजिए, मान लिया सैनिक चले जा रहे हैं और एक गोली आकर मान लिया उनके आसपास से गुजर गई, तो उन्हें ये तो मालूम होगा इधर से आई है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चलती, तो उसके लिए गन शॉट लोकेटर काम करेगा भाई। ठीक। दूसरा, बुलेट प्रूफ हेलमेट। हेलमेट जो होता है वो बुलेट प्रूफ होना चाहिए सैनिकों का, वरना तो सर उड़ जाएगा भाई, समझ सकते हैं। तो मेजर अनूप मिश्रा ने एक बुलेट प्रूफ हेलमेट तैयार किया है भाई। इस हेलमेट की खासियत ये है भैया कि ये जो हेलमेट है ये AK-47 की गोली को भी रोक सकता है, AK-47 की गोली को भी पार नहीं जाने देता। तो बहुत अच्छा, मतलब ये बहुत ही अच्छे लेवल पर काम करेगा और बहुत ही कामयाब चीज़ है। गन शॉट लोकेटर पार्थ की बात करें तो भारत विदेशों से आयात करता था गन शॉट लोकेटर, वो महंगा पड़ता था, ये बहुत सस्ता हो गया है। ठीक है। तो भारतीय सेना ने ये 2 उपलब्धि हासिल की है। लेकिन भारत ने बुलेट प्रूफ जैकेट भाभा कवच क्या बनाया है। तो भाभा कवच क्या? बुलेट प्रूफ जैकेट है। जैकेट समझते हैं, यहाँ पर जो होता है बुलेट प्रूफ जैकेट, ये क्या? हेलमेट है, वो सेना ने बनाया। गन शॉट लोकेटर पार्थ वो सेना ने बनाया। ये दोनों सेना के बनाए हैं। और ये बार्क के, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क तो समझते ही है ना, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया जिसका नाम है भाभा कवच। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर हो गया। भारत सरकार की प्रति चक्रीय राजकोषीय नीति अपनाई है। देखिए, ये बात है जब भारत में लॉकडाउन हुआ उससे पहले की है, फरवरी में, आप समझ सकते हैं। तो भारत सरकार ने कहा कि हम प्रति चक्रीय राजकोषीय नीति अपना रहे हैं। ठीक है। प्रति चक्रीय, चक्रीय मतलब साइकिल, और रिवर्स साइकिल फिस्कल पॉलिसी बोल सकते हो आप। ठीक है। रिवर्स साइकिल फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी। ये क्या होता है? देखिए, मान लिया देश में मंदी आ गई। मंदी कब आती है? जब लोगों ने सामान खरीदना बंद कर दिया। तो सरकार ऐसी नीति बनाए जिससे कि लोगों के पास पैसा पहुंचे, लिक्विडिटी आए। जब लोगों के हाथ में तरलता आएगी, पैसा आएगा, तो वो सामान ज़्यादा खरीदेंगे, सामान ज़्यादा खरीदेंगे, उसकी डिमांड बनेगी, और जब डिमांड बनेगी तो वो मंदी को कवर कर लेगी। तो ये क्या है कि मंदी आने पर लोगों को पैसा देना है, ये मानिए। ठीक है। ऐसे प्रयास करने जिससे कि महंगाई बन जाए। और जब उछाल में है, मार्केट उछाल में है, अर्थव्यवस्था उछाल पर है, यानी कि वो तेजी से ग्रो कर रही है, और ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है? मांग बढ़ रही है। मांग बढ़ रही है तो महंगाई भी बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में उनसे, लोगों से पैसे को खींच लेना है जिससे कि वो नीचे आ जाए। तो जब अर्थव्यवस्था ऊपर जा रही है तो उसको नीचे लाने वाली नीति, नीचे जा रही है तो उसको ऊपर लाने वाली नीति को बोलते हैं प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीति। उल्टी दिशा में, मतलब अगर महंगाई ऊपर जा रही है तो सस्ता करना है, सस्ता हो रहा है तो उसको थोड़ा महंगा करना जिससे बैलेंस बना रहे। इसको प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीति कहते हैं। ये भारत ने घोषित किया अभी। ठीक है भाई, फरवरी की बात है। क्लियर हो गया होगा मुझे उम्मीद है। डिफेंस एक्सपो लखनऊ में आयोजित हुआ। ठीक है, इसके बारे में बस ये समझिए, डिफेंस एक्सपो लखनऊ में आयोजित हुआ। तो इसमें बहुत सारी कंपनियों ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए अपना जो है प्रदर्शन भी किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 भारत में आयोजित होगा, अगर सब कुछ ठीक रहा तो भाई, कोरोना वगैरह ने गड़बड़ नहीं करी तो। ठीक, ये 2000 फरवरी की बात है भाई। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 कहाँ होगा? भारत में, अगर कोरोना ने बचा दिया तो। फिर आता किशोर कुमार सम्मान 2018 वहीदा रहमान को दिया गया। किशोर कुमार गायक हुए हैं, उनके नाम से किशोर कुमार सम्मान 2018। याद रखना, ऐसा भी हो सकता है 2018-19 वहीदा रहमान को दिया गया भाई। ठीक है, ओके। इसके बाद अभी कोई नहीं मिला है, तो यही याद रखना आपको। बहुत अच्छा सवाल है। टेस्ट क्रिकेट में 5 लाख रन बनाने वाला पहला देश है इंग्लैंड।
इंग्लैंड ऐसा पहला देश है जो टेस्ट क्रिकेट में 5 लाख रन बना चुका है। वनडे और T20 की बात नहीं कर रहे, केवल टेस्ट मैचों की बात कर रहे हैं भाई, ठीक है। दूसरा नंबर ऑस्ट्रेलिया का, वो 4 लाख से भी अभी कम है, 3.25 लाख के करीब है। तीसरा नंबर इंडिया का, वो 3 लाख के करीब है अभी भाई, 1-1 लाख रनों का अंतर है, क्योंकि इंडिया तो बहुत दिनों बाद शामिल हुआ, पहले ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ही खेलते थे। तो टेस्ट क्रिकेट में 5 लाख रन बनाने वाला एक ही देश है अभी तक, पहला देश और एकमात्र देश कौन है भैया? वो इंग्लैंड है। इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का गांव सिरसी लाल डोरा मुक्त होने वाला पहला गांव, देश का पहला गांव है। हरियाणा का गांव है सिरसी, वो लाल डोरे से मुक्त होने वाला देश का पहला गांव है, देश का, पूरे देश का, हरियाणा का नहीं, पूरे देश का। जो ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट्स हैं वो सभी जानते होंगे लाल डोरा होता क्या है, लेकिन बहुत सारे नहीं भी जानते, कुछ गांव के भी नहीं जानते, शहरी तो जानते नहीं है इस बारे में शायद, तो इसके बारे में बता देते हैं। देखिए, अगर हमारे गांव से बाहर खेत है या किसी का प्लॉट है, शहर में ज़मीन है, तो हर ज़मीन का एक नंबर होता है कि भैया ये जो है खसरा नंबर है, ये प्लॉट नंबर है, इस तरह के होते हैं। ये इतना इसका एरिया है और ये इसके नाम है, ये ऑन रिकॉर्ड होता है सरकार के खाते में। ये जो भूमि का रिकॉर्ड बनाया गया था, ये भाई अंग्रेजों के टाइम में बनाया गया, लेकिन जब अंग्रेज इसको बना रहे थे तो उस समय होता क्या है, उसी समय कि जहाँ पर गांव बसे हुए थे, अब उन्होंने क्या करा कि पहले बाहर बाहर का कर लिया। अब गांव जब बस रहे थे तो वो जब गांव में पूछने गए ये मकान किसका, यहाँ पर ये खाली ज़मीन पड़ी हुई है ये किसकी, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी भाई, छोटी छोटी जगह थी तो पता नहीं चल रहा था। तो उन्होंने क्या करा कि भैया गांव के चारों तरफ एक ऐसे लाइन खींच दी गई कि ये गांव के अंदर की ज़मीन है, इसमें अभी हिस्से क्लियर नहीं है, ठीक है। मान लिया एक बुजुर्ग है, उसके 5, उस समय तो 4-4, 5-5 बच्चे होते थे, उसके 5 बच्चे हैं, कौन सा किस पर जाएगा ये भी क्लियर नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा, इसका बाद में डिसीजन होगा, तो उन्होंने एक लाल रंग से निशान बना दिया, ये गाँव की ज़मीन है, ये लाल डोरे के अंदर की आ गई है, लाल डोरा खींच दिया ना इन्होंने, लाल डोरे के अंदर की आ गई है। तो ये जो है सरकार के पास रिकॉर्ड नहीं होता कि किसकी ज़मीन है ये, ठीक है। तो ऐसा आज भी गाँवों में होता है कि लाल डोरे के अंदर जो ज़मीन आ जाती है उसका सरकार के पास रिकॉर्ड नहीं है कि कहाँ से कौन सा नंबर किसका है। अगर वहाँ पर कोई विवाद होता है तो वो आपसी सहमति से ही हो सकता है, ठीक है। उसमें सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि सरकार को नहीं पता कौन सी ज़मीन किसकी है भाई, ठीक है। लेकिन अब हरियाणा का गांव सिरसी जो है वो लाल डोरा मुक्त घोषित हो गया है। अब सरकार कर रही है कि ये लाल डोरे को समाप्त किया जाए, हर छोटी छोटी ज़मीन का भी पता होना चाहिए इसका मालिक कौन है, और ये रिकॉर्ड सब कुछ क्लियर होने वाला है बहुत जल्दी, बहुत जल्दी ही ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा पूरे के पूरे भारत में ही भाई, ठीक है। लाल डोरा को समाप्त कर दिया जाएगा। तो कौन सा देश है, सॉरी कौन सा गांव है? सिरसी, कहाँ का? हरियाणा का, ठीक है। लाल डोरा समझ में आ गया होगा, ओके। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इसका आयोजन कराया था, प्रधानमंत्री जी ने इसका मतलब उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। अब न्यायिक सम्मेलन तो निश्चित रूप से कोर्ट कचहरी वाली बात होगी, तो जो वर्ल्ड के बहुत सारे प्रसिद्ध कानून के ज्ञाता थे उन्होंने इसमें हिस्सा लिया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन कहाँ पर भैया? दिल्ली में आयोजित हुआ, ठीक है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इसका आयोजन कराया था। WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस सम्मेलन में 1 मिलियन पेड़ 2030 तक लगाने का निर्णय लिया गया, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ध्यान से सुनना भाई, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, का सम्मेलन दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ, और इसमें इन्होंने इस बार कहा कि हम 1 मिलियन पेड़ लगाएंगे 2030 तक, यानी अगले 10 सालों में मुझे लग रहा है 1 मिलियन नहीं, 1 ट्रिलियन है भैया, ये 1 ट्रिलियन है, गलती हो गई है, सॉरी। WEF दावोस सम्मेलन में एक बात और भाई प्लीज़ देखिए, अभी जब ऐसा गलती हो जाती है तो हम भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो प्लीज़ एक बार देख लेना ट्रिलियन है, मिलियन है या बिलियन है। वैसे 99% ट्रिलियन है, ट्रिलियन यानी खरब, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बार कंफर्म कर लेना और कमेंट में भी कर देना जिससे दूसरे भाई भी कर दे, और प्लीज़ इसको ऐसी चीज़ों को वो नहीं देखना, आप बस एक बार कंफर्म करके खुद को क्लियर कर लेना, ठीक।
आगे की किसी वीडियो में हम भी क्लियर कर देंगे, लेकिन कमेंट ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं कि ये गलत हो गया, ये ठीक है। तो 1 ट्रिलियन पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है 2030 तक। अगले 10 वर्ष में इतने पेड़ लगाए जाएं जिससे पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। इसमें पहले अमेरिका शामिल नहीं हो रहा था इस अभियान में, अब अमेरिका ने भी घोषणा कर दी हम भी इस अभियान में शामिल होंगे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। किसने? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। अब देखिए 3 नई नियुक्ति हैं। IBM के चेयरमैन अरविंद कृष्णा, IBM के चेयरमैन अरविंद कृष्णा, मुख्य सूचना आयुक्त विमल जुल्का बनाए गए हैं। ठीक है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इंफॉर्मेशन कमिश्नर, केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC बोलते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी को बनाया गया है। ठीक है, ओके भाई। मुख्य सूचना आयुक्त यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर विमल जुल्का, CVC सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी और IBM के चेयरमैन अरविंद कृष्णा को बनाया गया है। एक बात और, ये जो नियुक्ति होती है ये भी उसी समय, आप इन पर थोड़ा सा हल्का सा ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा बार बार रिपीट करते रहेंगे, लेकिन आपको ये नहीं करना कि अभी कौन क्या है, किस पोस्ट पर है, उसको थोड़ा बहुत देख लीजिए, पूरी तरह से याद मत करना। पूरी तरह से याद तभी करना चाहिए जब आपके एग्जाम के लगभग एक महीना रह जाए, क्योंकि वो सारी की सारी लिस्ट तभी इकट्ठी करनी चाहिए ये भी। क्योंकि आज आप 2 को याद करेंगे, 2 को फिर याद करेंगे, ऐसे जो ना कंफ्यूज होते रहते हैं, कौन कहाँ पर हो गया है, फिर बीच में बदलते भी रहते हैं, कोई ना कोई बदल भी जाता है। तो इसीलिए 1 महीने पहले पक्का याद करते हैं, तो बीच में हल्का फुल्का वैसे याद कर लीजिए। ठीक है, ऐसा पूरा का पूरा नहीं कि आज इसी के पीछे पड़ जाओ भाई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, IUCN ने, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN ने एशियाई हाथी, बंगाल फ्लोरिकन तथा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लुप्त प्राय प्रजाति घोषित किया है। यानी ये ऐसी 3 प्रजातियां हैं जो समाप्त होने की कगार पर आ चुकी हैं, जिनमें कौन सा है? एशियाई हाथी है, बंगाल फ्लोरिकन है तथा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। इनको लुप्त प्राय प्रजाति घोषित किया गया है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल कैसे बनेगा? इनमें से हाल ही में या फरवरी महीने भी दे सकता है, हाल ही में भी लिख सकता है, किसको लुप्त प्राय प्रजाति घोषित नहीं किया गया, ऐसा दे देगा। 3 ऑप्शन ये लगेगा, चौथा कुछ और लगा देगा। ठीक है, तो लुप्त प्राय प्रजाति 3 को घोषित किया किसने? IUCN, इंटरनेशनल, फुल फॉर्म लिख लेना, इंटरनेशनल यूनियन, इंटरनेशनल पूरा नहीं लिखा मैंने, यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN ने इन 3 प्रजातियों को लुप्त प्राय प्रजाति घोषित किया भैया। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है IUCN का? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर भैया? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में पड़ता है IUCN का मुख्यालय। ठीक है, जो रेड लिस्ट वगैरह जारी करती है, रेड डाटा बुक या रेड लिस्ट बोलते हैं, जिसमें संकटापन्न प्रजाति होती हैं, वो यही होती है भाई। ठीक है, यही जारी करती है, IUCN ही जारी करती है। बहुत सवाल आते हैं सर IUCN से जुड़े हुए। विश्व बैडमिंटन महासंघ ने, ठीक है, विश्व बैडमिंटन महासंघ ने 2 नए प्रारूप, बैडमिंटन खेल के 2 नए प्रारूप, एयर बैडमिंटन और ट्रिपल्स को शामिल किया है। देखिए बैडमिंटन जो इंडोर गेम्स है, लेकिन उसमें थोड़ा सुधार करके, थोड़ा सा उसको बड़ा करके, उसकी कोर्ट को एक एयर बैडमिंटन नाम का एक नया प्रारूप तैयार किया गया, नया फॉर्मेट तैयार किया गया। इसमें ये आउटडोर बोला जाएगा। और एक ट्रिपल्स है, बैडमिंटन सिंगल भी होता है, डबल भी होता है। अब इसमें एक टीम में 3 खिलाड़ी एक साथ खेलेंगे, ऐसा भी प्रारूप तैयार किया है विश्व बैडमिंटन महासंघ ने। ठीक है, जैसे प्रारूप क्या का मतलब, फॉर्मेट का मतलब होता है, क्रिकेट में T20 है, वनडे है और टेस्ट है। बैडमिंटन की बात करें, सिंगल है, डबल है, मिक्स डबल है, ऐसे था। तो अब यहाँ पर 2 नए लगा दिए, एयर बैडमिंटन और ट्रिपल्स। ठीक है भैया, ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा ग्रिड आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र योजना कुसुम शुरू की गई है। कुसुम क्या है? एक सौर ऊर्जा संयंत्र योजना है। किसने शुरू की? नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। नवीकरणीय ऊर्जा कौन सी होती है? रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल, जिसको रिन्यू किया जा सकता है, जिसको दोबारा से प्रयोग किया जा सकता है, ऐसी ऊर्जा का मंत्रालय है नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ठीक है, कुछ ऊर्जा ऐसी होती है जिसको हम प्रयोग करें तो वो नष्ट हो जाती है,
एक होती है जिसको हम प्रयोग करेंगे दोबारा प्रयोग की जा सकती है, नष्ट नहीं होती। तो ऐसी रिन्यूएबल ऊर्जा एनर्जी होती है, और उसमें उस मंत्रालय द्वारा ग्रिड आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र योजना शुरू कर दी गई है। योजना का नाम है कुसुम। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं भाई। हिमाचल प्रदेश में संस्कृत दूसरी राजकीय भाषा घोषित की गई है। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा कौन सी घोषित हुई है? संस्कृत। संस्कृत देखिए भाई महत्वपूर्ण तो है ही हमारे लिहाज से, भारत के लिहाज से। संस्कृत के बारे में ये भी कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक तरीके की भाषा संस्कृत है। सभी भाषाओं की जननी संस्कृत मानी गई है। वर्ल्ड में अगर हम जर्मनी की भाषा की बात करते हैं तो वो जो है बहुत ज़्यादा प्रेरित है संस्कृत भाषा से। अगर वर्ल्ड की बात करें, जर्मनी की भाषा संस्कृत से बहुत ज़्यादा नज़दीक है। भारत में अगर हम बात करते हैं, देखिए अगर हम तेलुगु भाषा की बात करें तो तेलुगु भाषा के अगर आप शब्दों को देखेंगे तो वो संस्कृत भाषा से ही बिल्कुल डायरेक्ट वही मैच करते हैं। अगर आप संस्कृत भाषा अच्छी जानते हैं और तेलुगु को थोड़ा भी सुन लेंगे तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वर्ल्ड में जर्मनी की भाषा और भारत में तेलुगु की जो भाषा है वो संस्कृत से बहुत ज़्यादा प्रेरित है। और संस्कृत के बारे में कहा जाता है कि अगर वर्ल्ड के कंप्यूटरों को संस्कृत पर सेट कर दिया जाए तो कंप्यूटर की सभी की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी भाई। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ी वैज्ञानिक भाषा मानी गई है। इसके बाद लग्जमबर्ग देश ऐसा है जो सार्वजनिक परिवहन सेवा को मुफ्त करने वाला पहला देश बना है। सार्वजनिक परिवहन सेवा यानी कि जो हम लोगों को आने जाने के लिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, मान लिया बस में जाना है या रेलगाड़ी में जाना है या मेट्रो में जाना है, जहां हमारा प्राइवेट व्हीकल नहीं जाना, गवर्नमेंट की तरफ से जो व्हीकल चल रहे हैं, तो ऐसे व्हीकलों को फ्री करने वाला पहला देश बना है लग्जमबर्ग। छोटा सा देश है, देखिए जनसंख्या बहुत कम है, तो उनके लिए बहुत सारे कमाई के साधन होते हैं। भारत जैसे बड़े विशाल जनसंख्या वाले देश में ये सब संभव नहीं है, लेकिन वहाँ पर ये सब सुविधाएं दी जा सकती हैं लग्जमबर्ग जैसे देशों में। ठीक है, यूरोपीय कंट्री है लग्जमबर्ग। ठीक है, और सार्वजनिक परिवहन सेवा को मुफ्त घोषित कर दिया। आपको कहीं भी जाना है, आप किसी भी वहाँ जाने वाली बस में चढ़िए, ट्रेन में चढ़िए, आपको कोई टिकट लेने की जरूरत नहीं है भाई। ऐसा कौन सा पहला देश बना है? लग्जमबर्ग बना भैया। तो भैया जी ये थी फरवरी 2020 की करंट अफेयर्स। मैंने बताया कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की करंट अफेयर्स की एक एक वीडियो पर्याप्त है। बाकी जो अभी जो लेटेस्ट में चल रहे हैं उन महीनों की हम दो दो वीडियो लेकर चल रहे हैं भाई। ठीक है, जिससे कि वो थोड़ा और अच्छी तरह से कवर हो सके। इसके बाद भी मैं बोल रहा हूँ हर महीने में कुछ ना कुछ हम छोड़कर भी चल रहे हैं। जैसे नियुक्ति हो गई, हमारे पुरस्कार वगैरह हो गए, पुरस्कारों को कुछ ले रहा हूँ मैं अपने हिसाब से, कुछ को छोड़ रहा हूँ। ऐसे ही जो रैंकिंग होती है वो हो गया है, उसमें भी एक आध को उठा लिया, बाकी को छोड़ दिया। वो सारी एक साथ लिस्ट तैयार की जाएगी भैया, और वो एक साथ लिस्ट में ही फ़ायदा है। ठीक है, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे भाई फिर कमेंट करते हैं भैया ये तो आपने छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। तो जो छोड़ा जा रहा है वो सब कवर हो जाएगा भैया। ठीक है, आज की वीडियो में भाइयों इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जय हिंद भाइयों।